अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास आज हम थ्योरम्स का आगाज़ करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9 हो चुका है, तो थ्योरम हमने 12 चैप्टर के करने हैं। आज हम इसका पहला थ्योरम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ थ्योरम डिस्कस किए थे, तो आज इनको दोबारा रिवाइज करते हैं, साथ थ्योरम हल करते हैं। बेटा पार्ट्स ऑफ थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम क्या होता है? थ्योरम बेटा ज्योमेट्री के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने प्रूव करना होता है कि क्या ये रूल जो हैं ये ठीक हैं। तो पार्ट्स ऑफ थ्योरम, सबसे पहले बेटा थ्योरम के कितने पार्ट्स होते हैं? ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है, तो एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट ये हमें पेपर में आएगी, उसके बाद हमने फिगर बनानी होती है स्टेटमेंट को पढ़ के, फिर गिवन, फिर टू प्रूव, फिर बेटा कंस्ट्रक्शन पांचवा पार्ट, और एंड पे जाके प्रूफ होता है। उसके आगे दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीज़न। आगे इनके मार्क्स का भी आपको बताया था। स्टेटमेंट का कोई नंबर नहीं होता, अगर पेपर में ना लिखें तो 1 नंबर कट कर लेगा। फिगर का 1 नंबर होता है, अगर ना बनाएं तो बेटा 8 के 8 नंबर आपके जाएंगे। गिवन का 1 नंबर होता है, टू प्रूफ का 1 नंबर होता है, और कंस्ट्रक्शन का 1 नंबर होता है। अब बेटा नीचे रह गया छठा पार्ट प्रूफ। प्रूफ के टोटल बेटा 4 नंबर होते हैं, इसलिए सबसे अहम हिस्सा प्रूफ है। तो टोटल ये क्वेश्चन आपका जो पेपर में आता है ये 8 नंबर का होता है और कंपलसरी होता है, लाजमी है। यानी कि अगर आप सारा पेपर हल कर रहे हैं लेकिन थ्योरम छोड़ दें तो आपको पेपर में 8 नंबर आपके कट हो जाएंगे। अब चलते हैं बेटा थ्योरम की तरफ। आपका 12 चैप्टर का पहला थ्योरम बेटा इस तरह स्टेटमेंट आएगी पेपर में लिखी हुई। ये स्टेटमेंट है पेज नंबर 210 पे। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो मैंने कहा था बेटा थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इसको आपने हेडिंग देकर लिखना है। स्टेटमेंट के हेडिंग दे आगे सारी की सारी स्टेटमेंट लिख दी। पेपर में 2 वर्ड ज़्यादा आएंगे, प्रूव डैट, यानी कि हमने ये साबित करना है, बाकी सारे स्टेटमेंट यही है। उसके बाद बेटा जो भी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है इसके 2 हिस्से होते हैं। मैंने कहा था एक इज से पहले पहले और एक इज से बाद। इससे पहले वाला मैंने कहा था कि आपने गिवन में लिख देना है, और इसके बाद बेटा जो लिखा हो ये टू प्रूव में लिखना है। तो यहाँ से देखें तो एनी पॉइंट, बेटा एनी पॉइंट को अंडरलाइन कर दें। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर को अंडरलाइन कर दें। ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को अंडरलाइन कर दें। इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को अंडरलाइन कर लें। तो पूरी स्टेटमेंट में ये अहम वर्ड यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इससे पहले पहले क्या है। बेटा एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट का जिक्र हुआ है। उसके बाद राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्या होता है ये भी हम देखते हैं। और लाइन सेगमेंट, ये आपको बेटा पिछले लेक्चर में बताया था लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो यहाँ से देखें बेटा राइट बाइसेक्टर का वर्ड है जो ये खुद ही अपने अल्फाज की वजाहत कर रहा है। राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर बेटा राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल आपने पढ़ा होगा, या राइट एंगल ट्राइंगल भी आपने याद की है, तो राइट एंगल 90 डिग्री। बाई का मतलब होता है बेटा 2, यानी कि 2। और सेक्ट का मतलब होता है काटना, और सेक्टर काटने वाला। तो इसका मतलब होता है बाइसेक्ट करना, यानी कि 2 हिस्सों में काट देना, 2 बराबर हिस्सों में काट देना। बेटा हम किसी चीज़ को 2 तरीक़ों से काट सकते हैं। सपोज ये आपके सामने पेन मार्कर है, एक तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं, सेंटर से काटें लेकिन टेढ़ा। अगर आप सेंटर से काटें लेकिन टेढ़ा काटें, यानी कि 90 का एंगल ना बन रहा हो, तो ये होगा सिर्फ बाइसेक्ट करना। लेकिन अगर हम इसी मार्कर को ऐसे सीधा कट करेंगे, सेंटर में भी कट हो और 90 का एंगल भी बने यहाँ पे, तो इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर में 2 खसूसियात होती हैं। एक किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्से करना, दूसरा साथ 90 का एंगल बनाते हुए उसको कट करना। दिस इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर। अब स्टेटमेंट पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने कहा था 3 वर्ड अहम है। एक है एनी पॉइंट, एक है राइट बाइसेक्टर और एक है लाइन सेगमेंट। तो अब हम सबसे पहले इसकी फिगर बनाएंगे। तो बेटा फिगर के लिए सबसे पहले आपने जब पेपर में आए तो लेड पेंसिल से बनानी है। लाइन सेगमेंट का जिक्र हुआ तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें, उसका नाम रख लें ए और बी।
प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एनी एक लाइन सेगमेंट है। अब आपने अंदाजे से उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो यहाँ मिड में एक पॉइंट सेलेक्ट करें और अंदाजे से बेटा सीधे 90 की एक लाइन ड्रा कर दें। ये काम आपने अंदाजे से करना है। अब इस लाइन का नाम बेटा हम रखेंगे L और M। मैं नाम बुक वाले रख रहा हूँ क्योंकि आपने बुक से याद करना होता है। अब दो चीज़ें बन गई, राइट बाइसेक्टर भी बन लाइन सेगमेंट भी बन गई और राइट बाइसेक्टर भी बन गया। लेकिन इससे पहले तीन चीज़ें थी यहाँ, एनी पॉइंट था, राइट बाइसेक्टर था और लाइन सेगमेंट था। उसके बाद इज है वो तो टू प्रूव में होगा। तो इससे पहले मैंने कहा था जो समझ में आए उस वो फिगर में बना दें और गिवन में लिख दें। अब एक चीज़ रह गई एनी पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ पे है? प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे है। तो ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर कहीं एक पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें, उसका नाम रख लें P। जहाँ पे बेटा उसने बाइसेक्ट किया है लाइन सेगमेंट को, वहाँ उसका नाम रख लें C। तो ये आपकी फिगर यहाँ तक पढ़ने से कंप्लीट हो जाती है। अब हम करते हैं स्टेटमेंट नेक्स्ट देंगे गिवन। अब हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन बेटा हमने ऐसे लिखना होता है कि कम से कम अल्फाज में हमारी बात मुकम्मल हो जाए। तो हम लिखेंगे अलाइन LM, अलाइन LM। ये जो लाइन LM है ये इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? AB। एट पॉइंट C, एट पॉइंट C। अलाइन LM इंटरसेक्ट कर रही है AB लाइन को किस पॉइंट पर? C पर। किस तरह? आगे लिखेंगे सच डैट, इस तरह से कि इसमें दो खसूसियात आ रही हैं कि LM परपेंडिकुलर बना कर रही है इसको बाइसेक्ट, यानी कि 90 का एंगल बना के जा रही है। LM परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन AB पर, ये लाइन है, ये लाइन का ऊपर सिंबल आएगा, AB लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का सिंबल आएगा AB पर। एंड और दूसरी खसूसियत क्या है कि AC, ये जो लाइन है इसको बराबर कर दिया है, AC लाइन सेगमेंट इसको कंग्रेंट कर दिया है, बराबर कर दिया है BC के। लें जी, उसके बाद बेटा हम लिखेंगे पॉइंट P इज ऑन, आगे वजाहत कर देंगे पॉइंट P है जो ये है ऑन LM, क्योंकि उसने कहा था ये पॉइंट P है, ये राइट बाइसेक्टर पर है, ऑन LM। आगे बेटा इसके ऊपर लाइन का साइन। तो ये हमारा यहाँ तक गिवन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट लिखना है प्रूव, ये है टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव के लिए बेटा हम क्या करेंगे? हम इसके बाद वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाली स्टेटमेंट पढ़ें, इज इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर फासले पर इट्स एंड पॉइंट, इसके आखिरी निकास से। ये किसकी बात हो रही है? पूरी स्टेटमेंट मिला के पढ़ते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट। तो बेटा एनी पॉइंट की बात हो रही है। अब वो एनी पॉइंट का नाम हमने क्या रखा हुआ है? P। तो अब उसने कहा कि प्रूव करें कि ये पॉइंट P का फासला इक्वल डिस्टेंस होगा फ्राम इट्स एंड पॉइंट। कि बेटा ये जो लाइन सेगमेंट है इसका पॉइंट P से A तक का फासला और P का B तक का फासला है जो ये इक्वल डिस्टेंस होगा। तो हम लिखेंगे टू प्रूव में कि PA, ये PA है जो ये कंग्रेंट होगा PB के, PB के। तो ये हमने प्रूव करना है कि पॉइंट P इक्वल डिस्टेंस होगा फ्राम इट्स एंड पॉइंट। उसके बाद हमने बनानी है कंस्ट्रक्शन। बेटा हम कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कुछ तामीर करना, कुछ इजाफा करना। बेटा हमारी कोशिश होती है कि जो भी थ्योरम आए उसमें ट्राइंगल बन जाए। अब यहाँ पे अभी तक कोई ट्राइंगल नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे P को A से
और फिर पी को बी से। लेकिन जो भी लाइन कंस्ट्रक्शन में लगाएं या जो भी काम कंस्ट्रक्शन में करें वो हमेशा डॉटेड लाइन से किया जाता है। आपने ऐसे करके डॉटेड लाइन से पी को ए से मिला देना है और पी को बी से मिला देना है। लें जी, ये हमने मिला दिया। अब बेटा देखें यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा क्योंकि राइट बाइसेक्टर था। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल है ए पी सी और एक है बी पी सी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने जो काम किया हम वो लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट पी, ज्वाइन पी टू ए एंड बी के पी को हमने मिला दिया है ज्वाइन पी टू ए एंड बी के हमने पी को ए से और बी से मिला दिया है। तो यहाँ तक हमारे थ्योरम के 4 हेडिंग्स मुकम्मल हो गई। फिगर भी हमने बना ली, गिवन भी लिख लिया, उसके बाद टू प्रूफ भी लिख लिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया। यहाँ तक 4 नंबर हमारे बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा, जो मेन पार्ट है हमारे थ्योरम का वो है प्रूफ। वो है प्रूफ। तो हम देंगे यहाँ पे प्रूफ की हेडिंग और फिर यहाँ मिड में लगाएंगे लाइन। लें जी, हमने बेटा मिड में लाइन लगा दी। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट्स। इधर लिखेंगे रीजंस। लें जी, स्टेटमेंट्स और रीजन। बेटा हमने इन दो ट्राइंगल में का आपस में क्रॉसपोंडेंस फाइंड आउट करनी है। ये जो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल लेफ्ट साइड पे बन रही है, एक राइट पे। अब क्रॉसपोंडेंस क्या होती है कि बेटा अगर एक के बेस दूसरी की बेस के साथ मुकाबला करना है, एक का हाइपोटेन्यूस दूसरे के, एक का परपेंडिकुलर दूसरे के परपेंडिकुलर के इक्वल हमने साबित करने की कोशिश करनी है। अब बेटा ट्राइंगल्स के रूल होते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में टोटल बेटा कितने पार्ट्स होते हैं, 6। किसी भी ट्राइंगल में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 3 साइडें और 3 बेटा इसके एंगल। तो टोटल एक ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। अब रूल ये है कि अगर आप इन 6 में से कोई से 3 पार्ट इक्वल्स कर दें तो बेटा हम कह देंगे कि बाकी 3 चीज़ें भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो 2 ट्राइंगल हैं जिनको हमने नाम दिया है। एक ट्राइंगल का नाम है जिनका हमने कंपैरिजन करना है, ट्राइंगल ए पी सी। इसकी क्रॉसपोंडेंस बेटा ये साइन है जो ये क्रॉसपोंडेंस का है, इसकी क्रॉसपोंडेंस फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल बी पी सी। तो बेटा ये 2 ट्राइंगल थी ए पी सी और बी पी सी। अब इनमें से हमने 3 इक्वल चीज़ें ढूंढनी हैं। अगर हम 3 इक्वल चीज़ें ढूंढ देंगे तो बेटा हम अपने थ्योरम को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले इनमें देखें तो बेटा हम कह सकते हैं कि पी सी ये कंकरेंट है पी सी के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स की बेटा कॉमन साइड है और कॉमन साइड हमेशा बराबर होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे पी सी ये कंकरेंट है पी सी के। हम सामने रीज़न लिख देंगे कॉमन, कि ये कॉमन साइड थी और कॉमन साइड हमेशा बेटा बराबर होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें तो इसमें ए सी बराबर होगा बी सी के। बेटा ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने गिवन में लिखा था। जो चीज़ वो गिवन में बताए वो हम रीज़न के तौर पर पेश कर सकते हैं। उसने गिवन में कहा था कि राइट बाइसेक्टर है और राइट बाइसेक्टर में 2 खसूसियात होती हैं, ये हमने गिवन में लिखा भी हुआ है कि ये इक्वल पार्ट्स कर देता है जहाँ से गुजरे। तो इसने ए सी और बी सी को बराबर कर दिया है। तो हम दूसरी चीज़ ये लिखेंगे कि ए सी ये कंकरेंट है बी सी के। आगे लिख देंगे गिवन, कि ये गिवन से देख के हमने लिखा है और गिवन बेटा हमेशा एक्सेप्टेबल होता है, इसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ से देखें तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है ए सी पी, सी पे इधर को जो एंगल बन रहा है और बी सी पी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं कि राइट बाइसेक्टर जहाँ से गुजरे 90 का एंगल बना के जाता है। तो आगे हम लिखेंगे मेजर एंगल ए सी पी। बेटा जिस
जिस पॉइंट पे एंगल बने वो सेंटर में आना चाहिए। यहाँ एंगल सी पे बन रहा है तो हम लिखेंगे ए सी पी, और ये कंग्रेंट होना चाहिए मेजर एंगल बी सी पी के। ठीक है, दोनों में सी पे ही दोनों तरफ एंगल बन रहा था, इधर भी और इधर भी, तो सी को आपने सेंटर में लिखना है। ए सी पी एंगल है जो ये बी सी पी के बराबर है। क्यों बेटा बराबर है? 3 रीज़न है। हम लिख सकते हैं गिवन, अकेला गिवन भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो कुछ भी लिख सकते हैं, अकेला गिवन भी लिख दें तो बेटा ठीक होगा। यहाँ देखिए उसने तीनों रीज़न लिख दिए हैं। गिवन पी सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो ईच एंगल एट सी इज़ 90 डिग्री। तो 3 चीज़ें ये लिख सकते हैं, एक गिवन लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, और तीसरा लिख सकते हैं ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। देखें बेटा हमने 3 चीज़ें कंग्रेंट कर दी। अगर ये तीनों चीज़ें हमने कंग्रेंट प्रूव कर दी हैं तो आगे फिर ये ट्राइंगल ही आपस में हम कह सकते हैं कि कंग्रेंट हैं। हम लिखेंगे ए पी सी, ये कंग्रेंट है ट्राइंगल बी पी सी के। कैसे कंग्रेंट की है? हमने एक ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल की भी साइड, और फिर बेटा तीसरा एंगल, इसको हमने कंग्रेंट साबित किया है एस एस ए के। बेटा जिस तरतीब से आपने लिखा हो आपने वैसे ही लिख देना है। आपने साबित किया था पहले साइड फिर एंगल, तो हमने ऐसे लिख दिया एस 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 मीन साइड साइड एंगल, कि एक ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल, दूसरी ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल के आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये बेटा ट्राइंगल ही आपस में इक्वल हो गई तो फिर आपके थ्योरम की आखिरी लाइन ये होती है, जब हमने ये कह दिया कि 2 ट्राइंगल ही इक्वल हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं अब कि ये फासला यानी कि ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो अब हम लिखेंगे आखिरी थ्योरम की लाइन कि पी ए ये कंग्रेंट है पी बी के। बेटा क्यों कंग्रेंट है? बेटा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। क्या कंग्रेंट ट्राइंगल की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती हैं ना वो बराबर होती हैं। हमने कह दिया कि ये ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हो गई हैं तो फिर इसकी बेस के इक्वल होगी, हाइपोटेनियस के इक्वल होगी, ये परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो गया है। 8 नंबर का बेटा ये थ्योरम होता है, 4 नंबर इसके हैं और 4 नंबर इधर जो किया था 2 प्रूव तक। याद रखना आपके थ्योरम की आखिरी लाइन वो होती है जो 2 प्रूव में लिखी जाए। ठीक है, ये इससे पहले कहीं नहीं आ सकती। ये लाइन हमेशा या 2 प्रूव में आती है और या दूसरी दफ़ा बेटा थ्योरम के एंड पे आती है, आखिरी लाइन। इसके बाद थ्योरम की कोई लाइन नहीं होती। तो ये बेटा आपका थ्योरम था, इसको आपने अच्छे तरीके से लिखना है, याद करना है, और फिर बाद में इसका टेस्ट भी होगा। ओके, खुदा हाफिज़।